मॉर्निंग, सुबह बखैर, सलाम। इस प्रोग्राम जागो लाहौर के साथ मैं हूं इस प्रोग्राम की मेजबान सिद्रा मुनीर। उम्मीद है कि आप सब लोग जहां कहीं भी होंगे बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। नाज़रीन, आज हमारी और आपकी इस हफ्ते की आखिरी मुलाकात है। कल मेरा रेस्ट डे होगा, लेकिन बिल्कुल इसी वक्त पर आप देख पाएंगे बेस्ट ऑफ जागो लाहौर। नाज़रीन, मौसम है कि बदलने का नाम नहीं ले रहा और मौसम के मिजाज गर्म है। दिन भर भी कहा जा रहा है कि मौसम शिद्दत दिखाता रहेगा, लेकिन शाम से ठंडी हवाओं का सिलसिला चलेगा और मगरबी हवाओं का सिलसिला शहर में दाखिल होगा, जो अपने साथ बारिश भी लाएगा। ऐसा कहना है जी महकमा मौसमियात का। अब वैसे बस हो गई है गर्मी खा खा कर, और अब तो किसी जानिब से भी ठंडी हवा का झोंका अभी तक नहीं आया था, लेकिन महकमा मौसमियात की जानिब से अच्छी खबर यही आई है कि शाम से कोई अच्छा सा सिलसिला शुरू होने वाला है, जिसके बाद ग्रेजुअली हम देखेंगे कि मौसम भी तब्दीली की जानिब गामजन हो जाएगा। आज आगे बढ़ते हैं जी। कुछ शहरियों के मसाइल की बात करें तो महंगाई की चक्की में पिसे आवाम को एक और झटका। नेपरा ने बिजली की कीमत ₹1.62 फी यूनिट महंगी करने की मंजूरी दे दी है और सार्फिन पर 164 अरब 87 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ भी पड़ेगा। फैसले का इत्तलाक हुकूमती नोटिफिकेशन से मशरूत है, जबकि मजीद क्या डिटेल्स है इस हवाले से राना फाहद रिपोर्ट में बताएंगे। महंगाई के वार पर वार, अवाम पर बिजली बम भी गिरने को तैयार। नेपरा ने बिजली ₹1.62 फी यूनिट महंगी करने की मंजूरी दे दी। बिजली यूनिट की कीमत में इजाफा गुज़िश्ता माली साल के 6 माह की फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में किया गया है। फैसले का इतलाक वफाकी हुकूमत की मंजूरी से मशरूत है। बिजली की तकसीमकार कंपनियों ने कीमत में इजाफे के लिए दरखास्तें दी थी। इजाफा 2 हिस्सों में किया जाएगा। गुज़िश्ता माली साल अक्टूबर से दिसंबर की एडजस्टमेंट की मद में सार्फिन पर 73 अरब 6 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा, जबकि जनवरी से मार्च के तहत 91 अरब 80 करोड़ रुपए इजाफी अदा करने पड़ेंगे। जराये के मुताबिक दूसरी और तीसरी तिमाही के लिए 81 पैसे फी यूनिट इजाफा होगा। फैसले का इतलाक। नाज़रीन, रिपोर्ट में डिटेल्स आपने जानी है कि नेपरा की जानिब से बिजली के निर्ख बढ़ा दिए गए हैं, जबकि दूसरी जानिब हम लोग देख रहे हैं कि बिजली के मंसूबे लगाए जा रहे हैं। सोलर सिस्टम पर कॉलेजेस को, यूनिवर्सिटीज़ को, स्कूल्स को, तालीमी इदारों को मुंतकिल करने की बात की जा रही है। आने वाले वक्त में कहा जा रहा है कि बिजली के बहुत सारे मंसूबे होंगे, लेकिन उसके बावजूद अभी से आवाम पर बिजलियां गिराना कहाँ का इंसाफ है, समझ से बालातर है। यकीनी तौर पर इस पर हम मजीद भी बात करेंगे। नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ राना फाहद हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे हमने डिटेल्स जाननी है कि बिजली के निर्ख क्यों बढ़ाए गए हैं, क्योंकि कहा जा रहा है जी फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में ये बिजली की जो कीमतें हैं ये बढ़ा दी गई हैं और हर तरफ से महंगाई की आवाज़ आ रही है। चाहे वो बुनियादी अशिया ज़रूरियाँ हो, चाहे वो सब्ज़ी की बात हो, चाहे वो फ्रूट की बात हो, चाहे आपने घर में चीनी है, आटा है, हर तरह की चीज़ महंगी होती जा रही है। और मुसलसल मैं इस पे बात कर रही होती हूँ कि जो गवर्नमेंट का इदारा शुमारियात है, जो कि हर साल रिपोर्ट पेश करता है, इस साल की रिपोर्ट में बताया गया है जी महंगाई इस वक्त गुज़िश्ता 8 सालों की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच चुकी है। मज़ीद जानेंगे जी राना फाहद से। राना फाहद, बताइएगा बिजली के निर्ख बढ़ाने की क्या ज़रूरत पड़ गई इदारों को? जी बिल्कुल, ये नेपरा की जानिब से फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में बिजली की कीमत बढ़ाई गई है और जो महंगाई की चक्की में पहले से पिसी हुई है वहाँ में उसके लिए एक और मुश्किल जो है वो बना दी गई है कि ₹1.62 फी यूनिट वो इजाफा की मंजूरी दे दी गई है। फैसला के इतलाक जो है वो हुकूमती नोटिफिकेशन के बाद जो है वो किया जाएगा और इस इतलाक से सार्फिन पर कुल जो है वो 6 माह का 164 अरब 87 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ जो है वो पड़ेगा। बिजली की फी यूनिट की कीमत में इजाफा जो है वो हुकूमती नोटिफिकेशन से मशरूत है और ये जो इजाफा है ये 2 हिस्सों में किया जाएगा। पहली तिमाही के लिए जो गुज़िश्ता माली साल की दूसरी तिमाही है उसके लिए जो है वो 81 पैसे फी यूनिट जो है वो इजाफा किया गया और गुज़िश्ता माली साल की तीसरी तिमाही के लिए जो जनवरी से मार्च के जो है वो बनती है उसके लिए भी 81 पैसे इजाफा किया गया और उस इजाफे से जो है वो 91 अरब 80 करोड़ रुपए का जो है वो इजाफी बोझ सार्फिन पर पड़ेगा। ठीक है राना फाहद, हमें ये बताइए कि बिजली के निर्ख तो बढ़ा दिए जाते हैं, लेकिन जब हम सहूलियात की बात करते हैं तो हर गुजरते दिन के साथ सहूलियात कम होती जा रही हैं। लोड शेडिंग भी होती है, जरा सी आंधी चलती है, जरा हवा आती है, लाइट चली जाती है, बाद में मालूम ही नहीं होता कि कितने घंटे के बाद आएगी।
जी बिल्कुल सिद्रा, यही सूरत हाल है कि इस वक्त फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में जो है वो और दीगर जो है वो टैक्सेस की मद में सार्फिन से एक तो बिजली की कीमत भी वसूल की जा रही है और ऊपर से इस तरह के टैक्स भी वसूल किए जा रहे हैं। और उस पे जो है वो सूरत हाल ये है कि बिजली की तकसीमकार कंपनियों का डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है वो बिल्कुल कोलैप्स हो चुका है और पुराना डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, जिसके वजह से एक तो लाइनमैन जो है वो हादसे का शिकार होते हैं और वो जहाँ पर होते हैं, और दूसरा जो है वो बिजली का निजाम भी जो है वो दरम बरम होकर रह गया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया राना फाहद, आप हमारे साथ मौजूद रहे और हमें बता रहे थे कि किस तरह से जी सहूलियात तो कम होती जा रही हैं। कभी हम डिस्ट्रीब्यूशन लाइंस की देखते हैं कि वो खराब हो चुकी है, बोसीदा है, पुरानी है, जिसकी वजह से लोड शेडिंग का सामना करना पड़ता है, लेकिन उसके बावजूद बिजली की कीमतें बढ़ जाना यकीनी तौर पर शहरियों पर एक बहुत बड़ा बोझ पड़ने वाला है। नाज़रीन, शहर में जारी तरक्याती मंसूबों की बात की जाए तो बहुत सारे मंसूबे ऐसे हैं जो कि यकीनी तौर पर हमारे शहरियों के लिए दर्द सर बन चुके हैं। इसी हवाले से फिरदौस मार्केट अंडरपास मंसूबे में बड़ी रुकावट अब कहा जा रहा है कि दूर हो गई है। LDA की जानिब से 5.5 घंटे ऑपरेशन किया गया है, 7 केनाल अराजी एक्वायर कर ली गई है, तजावजात का खात्मा कर दिया गया है। डिटेल शेख जैन की रिपोर्ट में देखते हैं। बुज़दार सरकार के पहले मेगा प्रोजेक्ट फिरदौस मार्केट अंडरपास की तामीर में अहम पेशरफ। 3 माह से इल्तिवा का शिकार अराजी एक्वायर करने का मसला हल हो गया। मज़ाहमत के बावजूद LDA ने 7 कनाल अराजी वागुजार करवा ली। LDA ने सुबह 8 बजे ऑपरेशन का आगाज किया। 3 तामीरात गिराने के बाद मुजाहमत का सामना करना पड़ा तो ऑपरेशन रोक दिया गया। बाद अज़ां पुलिस की मजीद नफरी तलब करके ऑपरेशन का दोबारा आगाज किया गया। LDA के डायरेक्टर स्टेट मैनेजमेंट असलम गंगा, डायरेक्टर इन्फोर्समेंट मोहम्मद सलीम, प्रोजेक्ट डायरेक्टर इकरार हुसैन और AC मॉडल टाउन जीशान रांझा की निगरानी में पुलिस की भारी नफरी ने ऑपरेशन में हिस्सा लिया। मुजाहमत करने वालों के खिलाफ इंदराज मुकदमा के लिए दरखास्त दे दी गई। एक्वायर होने वाली अराजी पर मेन रोड, ट्रेन और फुटपाथ बनाया जाएगा। कैमरामैन सलीम गोराया के साथ शेख जैनुल आबिदीन, लाहौर न्यूज। नाज़रीन, रिपोर्ट आपने देखी। इसी हवाले से मजीद बात करने के लिए नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ शेख जैनुल आबिदीन हमारे साथ मौजूद है। शेख जैन, हमें ये बताइए कि ये फिरदौस मार्केट अंडरपास मंसूबे की एक बड़ी रुकावट तो दूर हो गई है, अब क्या मजीद डेडलाइन सामने आई है कि कब तक मुकम्मल हो जाएगा? शुक्रिया सिद्रा मुनीर। अब जो बुज़दार हुकूमत का शहर लाहौर में पहला मेगा प्रोजेक्ट है फिरदौस मार्केट अंडरपास का, तवक्को यही की जा रही है कि 15 अक्टूबर से कबल यहाँ पर जो तामीराती काम है उसको मुकम्मल करके इसको बाकायदा तौर पर आवाम के लिए खोल दिया जाएगा, जबकि जो मुल्हिका सड़कें हैं वो उनकी जो तमीर का काम है वो जारी रहेगा, लेकिन अंडरपास से जो ट्रैफिक है उसकी रवानी को यकीनी बनाया जाएगा। ये 5 जून को जब इस अंडरपास की तमीर का आगाज किया गया तो उसके बाद बारिशें शुरू हो गई जो कि इसकी तमीर को बर वक्त मुकम्मल करने में रुकावट थी, जबकि 3 महीने गुजरने के बावजूद जो सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू और महकमा माल था उनकी तरफ से अंडरपास के लिए 7 कनाल अराजी एक्वायर करने की मंजूरी नहीं दी गई। ताहम गुज़िश्ता हफ्ते ही इसकी मंजूरी दी गई है, जिसके बाद गुज़िश्ता रोज सुबह 8 बजे लैंड एक्विजिशन कलेक्टर की तरफ से फिरदौस मार्केट अंडरपास के मुकाम पर इसका अवार्ड सुनाया गया और तमाम जो वहाँ पर मुतासरीन हैं उनको ये हदायत की गई कि उनकी जो ज़मीन है 7 कनाल उसको एक्वायर कर लिया जाएगा। लेकिन जब ऑपरेशन शुरू किया गया 3 लाख मिसमार कर दी गई तो उसके बाद LDA के अमले को शदीद मुजाहमत का सामना करना पड़ा और इस कदर मुजाहमत थी कि एक वक्त तो LDA का जो अमला और जो वहाँ पर पुलिस थी उनको महसूर होना पड़ा और ऑपरेशन रोक दिया गया। उसके बाद मजीद जो नफरी है वो भी तलब कर ली गई। DG LDA अहमद अजीज तारड़, चीफ इंजीनियर LDA डॉक्टर हबीबुल अकरम दावा की तरफ से पुलिस के आला अफसरान से रब्ता किया गया और ऑपरेशन का दोबारा आगाज किया गया, लेकिन उसके बाद 5.5 घंटे ऑपरेशन जारी रहने के बाद अहम पेशरफ ये सामने आई कि जो तामीरात थी उनको मुकम्मल तौर पर मिसमार कर दिया गया है और 7 कनाल अराजी वागुजार करवा ली गई है। अब जो अवार्ड सुनाया गया सिद्रा उसके मुताबिक 25,50,000 रुपए फी मरला जो वहाँ पे लोग जिनकी जगह एक्वायर हो रही है उनको मुआवजा दिया जाएगा। इसके साथ साथ जो वहाँ पे स्ट्रक्चर उनका गिराया गया उसके पैसे भी उनको दिए जाएंगे।
तो वो अब जो वहाँ पे लोग हैं उनकी रजिस्ट्रियों की और उनके पास जो इसकी मलकीती दस्तावेजात हैं उसकी तस्दीक अब लैंड एक्विजिशन कलेक्टर की तरफ से की जा रही है और LDA के दफ्तर में ही उनको जो चेक है या पे ऑर्डर्स हैं या कोई और रकम देने का तरीका है वो अब दी जा। शेख ज़ैन, हमें ये बताइए कि ये मंसूबे की डेडलाइन क्या थी, टाइम फ्रेम कितना दिया गया था वज़ीर आला साहब की जानिब से कि इसको मुकम्मल करना है, क्योंकि ये बुज़दार सरकार का पहला मंसूबा है तरक्याती लाहौर में, तो अभी कितना वक्त हो चुका है? सिद्रा, इसका जब तमीरात का जब बल्कि इसकी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी हुई थी, वज़ीर आला ने संगे बुनियाद रखा था, तो उस वक्त तो उनको प्रेजेंटेशन दी गई थी कि 4 माह का प्रोजेक्ट है, लेकिन उन्होंने कहा कि 3 माह में उसको मुकम्मल कर दिया जाए। 5 जून 2020 को इसका बाकायदा तौर पर आगाज हुआ और डेडलाइन यही थी कि 6 सितंबर को इसका इफ्तिताह कर दिया जाएगा, मगर तेज बारिशें और तकनीकी मसाइल आड़े आ गए जिसकी वजह से ये मंसूबा 3 माह के अरसे में मुकम्मल नहीं हो सका। ठीक है, बहुत शुक्रिया शेख ज़ैनुल आबिदीन, आप हमारे साथ मौजूद रहे और फिरदौस मार्केट अंडरपास मंसूबे के हवाले से डिटेल्स आप हम तक पहुंचा रहे थे कि एक बड़ी रुकावट अब दूर हो गई है और उम्मीद की जा रही है कि अगले महीने के मिड तक जो है वो इसको बाकायदा तौर पर लोगों के लिए खोल दिया जाएगा। नाज़रीन, यहाँ पर वक्त है एक शॉर्ट ब्रेक का, वापस आते हैं ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, महंगाई से सताए अवाम पर हुकूमत ने गिराया है एक और महंगाई का बम। बीमार होना अब पड़ेगा मजीद महंगा, क्योंकि वफाकी काबीना की मंजूरी के बाद 94 अद्वियात की कीमतों में 7 से लेकर 262% तक इजाफे का नोटिफिकेशन बाकायदा तौर पर जारी कर दिया गया है। महंगी होने वाली अद्वियात में अमराज़ कल्ब, शुगर, कैंसर, मिर्गी, एंटीबायोटिक और हंगामी सूरत हाल में इलाज के लिए इस्तेमाल होने वाली अद्वियात समेत मुताद्दिद जिंदगी बचाने वाली अद्वियात भी शामिल हैं। कीमतों में इजाफे से मुतालिक वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी बराए सेहत डॉक्टर फैसल साहब ने मंतक ये पेश की है कि कम कीमत की वजह से मैन्युफैक्चरर्स ने इन अद्वियात की पैदावार रोक दी थी और मार्केट में इनकी किल्लत होना शुरू हो गई थी, और जब ये अद्वियात मार्केट में दस्तयाब नहीं होती तो मरीज महंगी स्मगल शुदा अद्वियात इस्तेमाल करने पर मजबूर हो जाते हैं। माफियाज का खात्मा करने के दावेदार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत माफियाज के आगे लगता यूं है कि बेबस हो चुकी है या फिर मजबूर हो चुकी है। चीनी का मामला हुआ, आटे का हुआ, जान बचाने वाली अद्वियात का हो या अशियाए खोरोनोश का, हुकूमत बेबस दिखाई दे रही है। गुज़िश्ता 9 माह के दौरान अद्वियात की कीमतों में 4 बार इजाफा किया गया है। तहरीक इंसाफ के 2.5 सालों में 7वीं बार अद्वियात की कीमतों में इजाफा हो चुका है। महंगाई का तूफान बस यहीं रुका नहीं, बल्कि आवाम को थोड़ा सा रिलीफ फराहम करने वाले यूटिलिटी स्टोर्स भी इसकी लपेट में आ चुके हैं। मुख्तलिफ ब्रांड्स के घी, कुकिंग ऑयल, बच्चों के सीरियल समेत दीगर अशिया की कीमतों में इजाफा कर दिया गया है और कुकिंग ऑयल की फी लीटर कीमत में 17 रुपये, जबकि दूध की फी लीटर कीमत में 5 रुपये तक का इजाफा किया गया है। मुख्तलिफ ब्रांड्स के घी की फी किलो कीमत में 4 रुपये किलो तक इजाफा किया गया, जबकि घी की फी किलो कीमत 237 से बढ़ाकर 241 रुपये कर दी गई है। इसी तरह बहुत सारे बच्चों के जो सीरियल्स हैं, बहुत सारी हमारी बुनियादी अशिया ज़रूरियाँ हैं, यूटिलिटी स्टोर पर अब वो महंगी मिलेंगी। यानी वही हिसाब हो गया, जो बाहर है वही यूटिलिटी स्टोर है, जबकि ये यूटिलिटी स्टोर का जो नारा है जी, महंगाई का तोड़ यूटिलिटी स्टोर, अब वो कहीं पीछे रह गया। इसी पे बात करेंगे। नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ सलमान तारिक हमारे साथ मौजूद हैं। सलमान, बताइएगा, महंगाई का एक और झक्कड़ आया है और आवाम को परेशान करके रख दिया उसने। जी बिल्कुल, महंगाई के हवाले से अगर बात करें तो ये हुकूमत जब से शुरू हुई है उसके बाद से लेकर महंगाई का झक्कड़ पे झक्कड़ आई चली जा रहा है, लेकिन ये झक्कड़ आने का जो सिलसिला है ये रुक नहीं रहा। खा वो दवाइयाँ हो, खा वो अशिया खुर्दनोश की अशिया हो, या फिर आटा, चीनी और इसके साथ साथ जो पेट्रोल की जो कीमतें हैं, सब में हमने देखा कि मुसलसल कीमतों में इजाफा ही होता चला जा रहा है। महंगाई का एक जो तूफ़ान है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा। यहाँ पर जो गुज़िश्ता रोज़ जो है 2 रोज़ कबल दवाइयों की कीमतों में भी
फिर से इजाफा कर दिया गया। इससे पहले भी हुकूमत कई दफ़ा इजाफा कर चुकी है, लेकिन फिर से 262% तक जो है ज़रूरी अदवायात जो हैं, जो अहम अदवायात होती हैं जिनका इस्तेमाल खासा ज़्यादा होता है, शुगर की, जो शुगर की, अमराज कल्ब की, और इन तमाम अशिया में अदवायात में इजाफा किया गया इनकी कीमतों में। इसके अलावा जो यूटिलिटी स्टोर्स, जो कि जहाँ पर आवाम को निस्बतन दूसरे स्टोर्स के निस्बत रिलीफ मिलता है, सब्सिडाइज्ड चीज़ें मिलती हैं, दूसरे स्टोर्स के निस्बत मुख्तलिफ अशिया में जो कीमतें हैं वो निस्बतन दूसरे स्टोर से कम होती हैं। इसकी जो यूटिलिटी स्टोर की जो अशिया हैं यहाँ पर भी इजाफा देखने में आया, एक नई लहर आई है जिसके मुताबिक जो मुख्तलिफ ब्रांड्स के जो घी हैं, कुकिंग ऑयल्स हैं, बच्चों के जो सीरियल्स हैं समेत जो दीगर चीज़ें हैं, अशिया हैं, उनकी कीमतों में खासा इजाफा हो चुका है। अब तफसील के मुताबिक अगर बात करें तो कुकिंग ऑयल की जो फ़ी लीटर कीमत में 17 रुपये, जबकि दूध की फ़ी लीटर कीमत में 5 रुपये तक इजाफा कर दिया गया है। ये यूटिलिटी स्टोर की बात हो रही है। और इसके साथ घी की फ़ी किलो कीमत 237 से बढ़ाकर 241 रुपये कर दी गई है, और 100 ग्राम कॉफ़ी की कीमत में भी 18 रुपये इजाफा कर दिया गया है यूटिलिटी स्टोर में, और 250 ग्राम टी वाइटनर की कीमत में भी 8 रुपये इजाफा हो गया। इसके अलावा जो दीगर अशिया हैं उनमें बच्चों के दूध के 380 ग्राम डब्बे की कीमत में 50 रुपये इजाफा किया गया है। 310 ग्राम के लहसुन पेस्ट की कीमत में भी 100 रुपये तक का इजाफा जो है वो किया गया है। सलमान तारिक, अब हमें ये बताइए कि ये जितनी भी चीजों की कीमतें बढ़ा दी गई हैं, यकीनी तौर पर ये सारी चीजें यूटिलिटी स्टोर पर मौजूद होंगी, लेकिन अगर बात करते हैं हम आटे और चीनी की, जो कि कंट्रोल रेट पर अवेलेबल होते हैं यूटिलिटी स्टोर पर, क्या दस्तयाबी मुमकिन हो पाई है? क्या यूटिलिटी स्टोर पर मौजूद है आटा और चीनी के पैक्स? आटे के हवाले से अगर बात करें तो वही सिलसिला चल रहा है कि जी सप्लाई होती है तो उसके बाद 4 दिन तक सप्लाई नहीं हो पाती, यानी कि आटे की सप्लाई तो हो रही है और आटे की जो फ़रोख्त है वो यूटिलिटी स्टोर पे सब्सिडाइज्ड कीमतों पे ही फ़रोख्त किया जा रहा है, कि यानी कि 20 किलो का जो थैला है वो 800 रुपये में फ़रोख्त हो रहा है। लेकिन वो सूरत हाल जिसकी वजह से अवाम खासी परेशान है कि एक दफ़ा आटा जो है शॉर्ट होता है तो 3-3, 4-4 दिन तक यूटिलिटी स्टोर पर दोबारा से उसकी सप्लाई ही नहीं होती। वो 3-4 दिन तक आटा यूटिलिटी स्टोर से गायब रहता है, फिर 4 रोज़ के बाद फिर सप्लाई होती है तो वो उसी रोज़ ही आटा फ़रोख्त हो जाता है, और उसके बाद फिर से अगले 2-3 रोज़ के लिए आटा शॉर्ट हो जाता है यूटिलिटी स्टोर पे। सप्लाई का जो अमल है वो खासा मुतासिर कर रहा है इस आटे के हवाले से कि जी आटा दस्तयाब तो होता है सब्सिडाइज्ड कीमतों पर, लेकिन एक ही दफ़ा सप्लाई होता है और उसके बाद कई रोज़ तक सप्लाई उसकी मुमकिन नहीं हो पाती। और यही सूरत हाल चीनी की अगर हम कहें तो चीनी की भी जो सरकारी कीमत मुकर्रर की गई थी उस कीमत पर कहीं पर भी फ़रोख्त होता हुआ नज़र नहीं आता, और वो अगर यूटिलिटी स्टोर पर मिलता भी है तो बहुत ही कलील जो है वो मिकदार में यहाँ पर उसकी सप्लाई होती है, और वो जब ख़त्म हो जाता है तो उसके बाद यूटिलिटी स्टोर से भी ठीक है। बहुत शुक्रिया सलमान तारिक, आप हमारे साथ मौजूद रहे और महंगाई की दास्तान आप सुना रहे थे कि लोग बेचारे परेशान होकर रह गए हैं। यकीनी तौर पर जो हमारा मजदूर तबका है, जो हमारे रिक्शा ड्राइवर्स हैं, जो बेचारे डेली वेजर हैं, जब उनकी तनख्वाहें नहीं बढ़ी, जब उनकी जो रोज़मर्रा की उनकी कुव्वत ख़रीद है उसमें इजाफा नहीं हो रहा, महंगाई होती चली जा रही है, तो फिर यकीनी तौर पर आवाम का परेशान होना जायज़ भी है। नाज़रीन, आगे बढ़ते हैं। हमारे शहर का एक और बहुत बड़ा मसला जो कि है जी सफाई का ना होना और जगह जगह कूड़े के ढेर लग जाने। गुज़िश्ता काफ़ी दिनों से हमने देखा कि LWMC और तुर्क कंपनीज के माबैन इख्तियारात की जंग और इख्तलाफात की वजह से लाहौरियों को सफाई के हवाले से बहुत सारे मसाइल का सामना है। शहर की अहम शाहराहों पर मशीनों से सफाई ऑपरेशन बंद कर दिया गया है और झाड़ुओं से सफाई का काम चलाया जाने लगा है, जिसकी वजह से सड़कों पर जमी गर्द की तहें स्मोक के असबाब में इजाफे का बायस बनने का खदशा पैदा कर रही हैं और शहर लाहौर की 1200 किलोमीटर पर मुहित 250 अहम और मॉडल शाहराहों का मैकेनिकल स्वीपिंग ऑपरेशन मुकम्मल तौर पर बंद है, जिस पर मॉडल शाहराहों में हमारी मॉल रोड है, जेल रोड है, फिरोजपुर रोड है, मेन कनाल है, GT रोड है, रिंग रोड, मुल्तान रोड है, गुलबर्ग मेन बुलेवार्ड है, अल्लामा इकबाल रोड, एबिट रोड वगैरह शामिल हैं। और हमारे बार बार आवाज़ उठाने पर हुकूमत को होश आने लगा है। वज़ीर आला साहब की जानिब से इस मामले का एक बार फिर से नोटिस ले लिया गया है और LDA को ये टास्क सौंपा गया है। इस अज़्म का इजहार किया गया है कि लाहौर की 11 सड़कें फिर से लश पश नजर आएंगी और वज़ीर आला ने सड़कों पर लेन मार्किंग, कर्व स्टोनिंग और पैच वर्क का आगाज कर दिया है। लाहौर की सफाई के हवाले से क्या क्या इकदाम किए जा रहे हैं, इसी हवाले से आज हमने बात करनी है। हमारे साथ मौजूद हैं जी नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ इमरान मलिक। इमरान, प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। सबसे पहले हमें ये बताइए कि ये मशीनें क्यों
स्टॉप कर दिए, ये मैकेनिकल मशीनरी जो इस्तेमाल की जा रही थी इसे क्यों रोक दिया गया? जी इसी तरह बहुत शुक्रिया। पहले तो मुझे आप ये बताएं कि वो कौन सा दिन होगा जिसमें आप ये कहेंगे कि जी लाहौर बहुत अच्छा है और सफाई भी हो रही है। मेरी तो शिद्दत से ख्वाहिश है कि मैं किसी दिन ये कहूं कि हुकूमत ने चीज़ों की कीमतों में कमी कर दी है। मैं ये कहूं कि आज मुझे पूरे शहर में कहीं एक रैपर नहीं नजर आया। मेरी तो शिद्दत से ये ख्वाहिश करें कि मॉर्निंग का वक्त होता है और चाय साथ पड़ी होती है और उसके साथ इन बातें ये वो वाली बातें हैं जो ऑटो पे होनी चाहिए। हमें इससे आगे चलना चाहिए, मगर ऐसी कोई बात नजर नहीं आ रही पिछले 2-2.5 साल से। अब तो हुकूमत के पास ये भी बहाना नहीं रहा कि जी पिछली साबका हुकूमत का अभी तक यही तर्ज हो गया ना, 2 साल हो गए हैं, मगर अब ये सूरत हाल ये है कि आपके शहर लाहौर की सफाई का और ज्यादा बुरा हाल होने वाला है। वो इसलिए कि अब तो ना कोई 3-4 दिन हो गए हैं इनके पास CEO है, ठीक है, और ना इनके पास कोई फैसला साजी करने वाला बंदा बैठा हुआ है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का इजलास कब होना है, किस तरह होना है, किसने करना है, अभी तक कोई लाहे अमल नहीं अपनाया जा रहा। 3 दिन पहले सेक्रेटरी बल्दियात अहमद जवेद काजी साहब को भी जो है वो तब्दील कर दिया गया और कल का कोई सामने आ रहा है कि 1 साल बाद जाके याद आया कि इनके ऊपर कोई नून लीग की एतराज़ात लगाए गए हैं कि उन्होंने कोई स्कीमें कहीं इन्होंने स्कीमें नहीं डाली, इनके अपने लोग थे उनकी भी स्कीमें नहीं डाली पंजाब म्यूनसिपल सर्विसेज प्रोग्राम में। ऐसी कोई बात नहीं है। मकसद ये है कि वो काम करने आए थे और उन्होंने अपना काम बखूबी सर अंजाम दिया और उनको अब काम की समझ लग चुकी थी और जैसे ही समझ लगना शुरू होती है, किसी को मैं पहले भी बताया आपको, वो बंदा गायब हो जाता है। अच्छा, ब्यूरोक्रेसी भी यही मुसलसल शिकवा करती है कि हमें इतनी जल्दी तब्दील किया जाता है कि एक अदम एतमाद है। एक मुझे ये बताइए कि वज़ीर आला साहब, आई डोंट नो कि ये कितनवा नोटिस है, क्योंकि मुसलसल नोटिस पर नोटिस चल रहे हैं, अफसरान की अखाड़ पछाड़ भी चल रही है, नताइज क्या है इन सब के? देखिए कोई नताइज नहीं। शहर पहले भी खूबसूरत था, अभी भी खूबसूरत है, मगर उसको मजीद खूबसूरत बनाना है ताकि देखिए आपने एक अच्छा घर बना दिया है, उस घर की जब तक आप उसकी मेंटेनेंस नहीं करेंगे, उसको फॉलोअप नहीं करेंगे, उसको देखेंगे नहीं कहाँ से टूट फूट हो रही है, कहाँ पे इसका मसला पड़ रहा है, कहाँ पे ये घर जो है वो सराब हो रहा है, वो जब तक आप शहर लाहौर को दूर की निगाह से नहीं देखेंगे। और उसके लिए अब तो एक सड़क VVIP रही नहीं है, अब तो पूरा शहर लाहौर VVIP है, जहां मर्जी आपके सिस्टम चल रहे हैं और एक जैसा शहर है, एक से एक खूबसूरत सोसाइटी है, एक से एक खूबसूरत इलाका है, तो आपको उसकी मेंटेनेंस के लिए पैसे मिलते हैं। ये फैसले कौन कर रहा है? ये जो मशीनों से सफाई होती थी अब बंद कर दिया, इस वक्त इतना खतरनाक इस वक्त मौसम आने वाला है, आप झाड़ुओं से सफाइयां करा रहे हैं ताकि वक्त से पहले स्मोक का सीजन शुरू हो जाए। वापस मुद्दे पे आते हैं कि शहर लाहौर की जो 250 सड़कें हैं और इसकी कोई 1.5 से 2,000 आर्टरीज हैं छोटी बड़ी जो इन सड़कों से लिंक हैं, और वहाँ पर आज से तकरीबन 2020 के 1 जनवरी को वहाँ पे सफाई होती थी मशीनों के साथ। अब वहाँ पे सफाई इसलिए बंद कर दी गई कि इसकी मद में जो 2 सफाई कंपनी के जो आगे से 2 कॉन्ट्रैक्टर हैं उनको 60 करोड़ रुपया जाता था इसके एवज में सालाना, तो उसको बचाया गया उस वक्त में। अब उसको तो बचाया गया मगर वो आहिस्ता आहिस्ता बात बाहर आ गई। वो इसलिए कि LWMC के पास 100 गाड़ियाँ, 100 गाड़ियों में से इस वक्त जो ऑन रिकॉर्ड है 35 है। अब वो जो 35 पहले काम कर रही थी LWMC की, जब ये आउटसोर्स था तो ये काम कर रही थी सर्विस लाइन पे, और जो 1,500 से जायद आर्टरीज थी वहाँ पे काम कर रही थी, इसलिए आपको शहर ज़रा साफ नजर आता था। अब ये 35 गाड़ियाँ उन सर्विस लाइन को छोड़कर मुतद्दिद कुछ रोड्स पे आई हैं जिनको ये साफ करती हैं। अब चले जी आपने लगा दी, मुझे नज़र आ रही है, उनके नीचे वैक्यूम ही नहीं लगा हुआ। वो जब वो उसको मिट्टी को घुमाता है तो वो मिट्टी को सक करने की बजाय मिट्टी उड़ा देता है और मिट्टी उड़ के दोबारा सड़क पे फैलती है और गाड़ियां जब वहां से गुजरती हैं वो दोबारा उसी जगह पे आ जाती है मिट्टी। अच्छा, ये तो हो गया 60 करोड़ रुपए की अदायगियों का मामला और 60 करोड़ रुपए की बचत आया जी, बहुत ज़बरदस्त है। पता नहीं किसने मशवरा दिया। ये मकसद ये है कि ये जो शहर लाहौर की सफाई का कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, इसको लोगों को ये बताया गया था कि लाहौर आपको अब बहुत खूबसूरत आएगा। अच्छा। तो सड़कों से निकलकर इनको तो जो मेन शराए हैं उनकी दीवारों पे जाना चाहिए था, उनकी सफाई करनी चाहिए थी, उनकी वॉशिंग करनी चाहिए। जैसे मॉल रोड है आपकी, आप रोजाना वहाँ पे वॉश करें और मैकेनिकल स्वीपिंग थी। इमरान, होना तो बहुत कुछ चाहिए जो हम लोग सोच भी रहे होते हैं, ज्यूम भी कर रहे होते हैं। जब PTI हुकूमत अभी दौरे इक़्तिदार में नहीं आई थी तो सबको यही लगता था कि एकदम से रातों रात वो उस्ताद मंगू था ना, टांगे वाला न्यू कॉन्स्टिट्यूशन वाली कहानी मुझे अक्सर ही याद आती है कि हमें लगता था कि हम सुबह उठेंगे
और कोई ऐसा नई तब्दीली सही होगी कह हर रहे हैं, तरफ। सही कह रहे हैं, लेकिन सही अब कह रहे वक्त गुजरने के साथ साथ एहसास हो रहा है, बल्कि मगर देखिए एहसास होना एक अलग बात है, मगर ये है कि सिरा मकसद ये है कि क्या इन्होंने पैसे लोगों से टैक्स लेने बंद कर दिए? क्या लोगों के बिलों में टैक्स नहीं आता? ये इसका सैनिटेशन का बिल्कुल आता है, महाना टैक्स आता है, वो आप पे करते हैं। उसके अलावा फीसिस आती हैं काफ़ी ज़्यादा, वो भी पे करते हैं बिलों में, मगर वो वैसी सफाई नहीं दे पा रहे। मुझे ये नहीं समझ लगती, जब लोगों से पैसा लिया जा रहा है, आगे पैसा क्यों नहीं दिया जा रहा? अगर आगे पैसा दिया जा रहा है, फिर शहर की सफाई क्यों नहीं हो रही? बहुत सालों से ये LWMC को देख भी रहे हैं, इनके जो ऑपरेशन हो रहे हैं सब कुछ देख रहे हैं। गुज़िश्ता दौरे हुकूमतों में या फिर 3-4 साल पीछे अगर हम चले जाते हैं, 5 साल पीछे चले जाते हैं, तब भी ऐसे ही मामलात थे जो लाहौर शहर आपका असल में जो साफ रहा है ना, वो आपका 2012, 13, 14, 15, 16 भी कुछ साफ रहा है, मैंने जो अपनी आंखों से देखा है। ठीक है जी। और उससे पहले तो लाहौर शहर जो है वो कराची का मंजर पेश करता था कि आपके जब हल्की सी गर्मियों में भी, सर्दियों में भी हवा चलती थी तो शॉपर आपको हवा में नजर आते थे। ठीक है, तो अब वैसी सूरत हाल तो नहीं है, मगर कराची से कदरे बेहतर है, मैं पहले आपको बता दूं। मगर जिस तरह से पैसे लिए जाते हैं डॉलर्स की मद में, वैसी सूरत हाल नहीं है। वैसी सूरत हाल हो तो नजर आना शुरू हो जाए। अभी भी मैं आया हूँ घर से आपके यहाँ पे स्टूडियो तक और अपने दफ्तर तक आया हूँ, तो रास्ते में मुझे कई कंटेनर भरे हुए नजर आए। अच्छा, अभी उठाए जाएंगे वो, नो प्रॉब्लम, मगर नजर क्यों आए? ये तो सुबह 4 बजे का काम शुरू हो जाता है फर्स्ट शिफ्ट का, और 6 बजे तक इसको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए लोगों के उठने से पहले पहले। मेरा कुछ तो लाहौरिये उठते हैं। बहुत बड़ा ये भी है कि मैंने स्कूलों के बाहर, मैंने अस्पतालों के बाहर, मैंने कंटेनर्स भी देखे, वो जब भर जाते हैं तो वहां पर पूरी जो है वो लैंडफिल साइट बनती है। अच्छा, मैं आपको बताऊं सिद्रा, थोड़ा सा समझने की बात है, मैं आपको लोगों के बिहेवियर की बात बताने लगा। ठीक है, हम इनको इंतजामिया को बुरा भला भी कहते हैं और इनको निशानदेह भी करते हैं, मगर हम नहीं कहते, शहरी कहते हैं। मगर शहरी भी लिटरिंग करने से बाज नहीं आते। मैं आपको जन्म था, आप कोई माँ बाप बैठे होंगे, बच्चे 2 बैठे होंगे, तो आप साथ बच्चा बैठा होगा तो उसको कहेंगे जरूर, वो टिश्यू भी पकड़ा होगा, ये बाहर फेंक दो। हाँ, अब अपनी गाड़ी में क्यों नहीं रखते? घर भी गाड़ी में रखें, घर के जाके कोई डस्टबिन में फेंक दें। अब ये तो एक छोटे से उसकी बात हो गई टिश्यू की। आप मॉल पे चले जाए, जो लोग आइसक्रीम खाते हैं, गाड़ी से शीशा नीचे करते हैं, बिलीव करें, आइसक्रीम खाते हैं, रात को आप फुटेज बनवा कर देख लें, फुटेज वो आइसक्रीम खाते हैं, बाहर फेंक देते हैं, वो लिटरिंग होती है। अच्छा, वो होता क्या है कि वही सड़क साफ है। अच्छा, यही लोग अगर बाहर चले जाए तो बाहर इस तरह की हरकत नहीं करेंगे। आपकी बात मैं बिल्कुल ऑन करती हूँ कि शहरियों की बहुत बड़ी जिम्मेदारी, बहुत बड़ी जिम्मेदारी हमें जगह अगर आपके यहाँ पे शॉर्टेज हो गई अंडे की या गोश्त की, तो आप 1 दिन के लिए 2 दिन के लिए उसको कम कर दें। लेकिन अब मेरा अगला पॉइंट भी आप सुनिए और उसका भी जवाब दीजिए कि अगर शहरी खिलाफ वर्जी करते हैं, इन्हीं को रोकने के लिए तो हमारे इदारे हैं, करें फाइन, आए मैदान में, रोकें इनको। देखिए, रिट दिखाए ना गवर्नमेंट। सिर्फ मेरी बात सुनो, वही बात आ जाती है कि रिट जो है वो नहीं है, वो तो हम कह रहे नहीं है। अगर होती तो सफाई ना नजर आती है आपको। अब उसके बाद एक और बात है, एक तो सफाई नहीं की और दूसरा आप लोगों को फाइन करना शुरू कर दें। मैं तो वो चीज आपको बता रहा हूँ कि जो इस्लाम का जुज है कि सफाई निस्फ ईमान है, इसके बगैर हमारा ईमान मुकम्मल नहीं होता। इसमें तो कोई दो राय नहीं। जो करते हैं उनको कम से कम ये देखना चाहिए। मैंने अपनी आंखों से देखा, बिलीव करें, ये हमारे बाहर भी 2-3 यहाँ पे कंटेनर पड़े हुए, लोग आते हैं शॉपर को ऐसे घुमाकर ऐसे फेंकते हैं। हाँ। अच्छा, तौहीन हो जाएगी 1 मिनट के लिए अगर गाड़ी रुक जाएगी, आप उसके अंदर रख दे आराम से, बाहर ना फेंके। अच्छा, फेंक दिया। अब जो उठाने वाला है, जो ये सेंट्री वर्कर, वो जब देखता है तो वो अपना भी मजाक समझता है और वो ये कहता है कि चलो मैं तो इस जॉब पे लगा हूं, मगर मुझसे ज्यादा समझदार तो इसको होना चाहिए। मगर ऐसी कोई भी बात, लिटरेसी रेट बहुत कम है पाकिस्तान में इस हवाले से। तरबियत की अशद जरूरत है हमें। इतनी प्रॉब्लम है। इमरान, हमें ये बताइए कि अब ये कंपनी का क्या होने जा रहा है? अब शहर कब हमें साफ नजर आएगा? हमें ये बताइए, कोई आसार हैं क्या? मैं आपको पहले बता देता हूँ, 2000 दिसंबर ये चूंकि ये पूरा साल तो सी करके लेकर आए, पहले 6 माह तो सी दिया उनको, फिर 6 माह का नया कॉन्ट्रैक्टर्स भी स्मार्ट है, उनको भी पता है कि भाई इनको हमारी जरूरत है, हम जिस तरह चाहें इनको चला सकते हैं, और ऐसा ही हो रहा है। आप बिलीव करें, कॉन्ट्रैक्टर देखें, कॉन्ट्रैक्टर से आपने उनको पैसे देने हैं। अब मुझे बताइए, एक बिजनेसमैन होगा तो वो स्मार्ट नहीं होगा तो क्या होगा? वो सिर्फ स्मार्ट ही बनने की कोशिश करनी है ना। मकसद ये कहने का है कि इससे स्मार्ट तो वो होने चाहिए जो CSS करके आते हैं, जो वहां पे आकर जिन्होंने इसको रेगुलेट करना है, उनके नीचे पावर आ जाती है 10,000 वर्कर्स की,
उनके नीचे गाड़ियों की पावर आ जाती है, उनके नीचे अफसरान की पावर आ जाती है, उनके पास मीटिंग्स आ जाती हैं, चीफ सेक्रेटरी तक रसाई आ जाती है, सीएम तक रसाई आ जाती है। तो ये तो उनका विजन होना चाहिए कि मैंने किसको किस तरह थपकी देनी है, मारना नहीं है, काम दिखानी है। मगर ये आंखें भी निकाल रहे हैं, पैसे भी नहीं, वो कहते हैं पैसे नहीं देते, आंखें निकालते हैं, वो अपनी गाड़ी बंद कर देते हैं। अब सबसे बड़ी बात यह है कि आपके कॉन्ट्रैक्टर जो हैं वो आम आदमी नहीं है। मैं पहले बता रहा हूँ आपका जो भी सीईओ आता है उनकी वर्कशॉप की एक गाड़ी बंद नहीं कर सकता भाई। वो इसका इसमें देखें एक रीजन नहीं है, कई रीजन हैं। अच्छा, सबसे बड़ी मैं रीजन बता देता हूँ कि पाक तो दोस्ती बिल्कुल है। इसमें हमें भी देखना पड़ता है कि कोई ऐसी बात ना हो जाए, ये मेहमान है हमारे, मगर इस मेहमान नवाजी का बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाया जा रहा है। अच्छा, वो भी अपनी जगह ठीक है। वो कहते हैं कि जब हमारे पैसे देने की डेट आती है तो ये कहते हैं जी देते हैं, थोड़ा सा तजलील भी करते हैं। अब जब वो इस चीज़ को बहुत बड़ी बात समझते हैं कि जो बात ऑब्वियसली फिर जैसे रवैये दिखाए जाते हैं वो आगे से वैसा ही काम करते हैं। फिर क्या करते हैं, वो 3-4 दिन भी इनको झटका देते हैं। अब इनको वो झटका नहीं मिलता, वो अवाम को झटका मिलता है, अवाम हमें झटका देती है कि जी ये बताएं हमें, हम कहाँ जाएं, हमारे घर के आगे से कूड़ा नहीं उठाया गया, सफाई नहीं की। इमरान, हम तो कोशिश करते रहते हैं कि इनको जगाएं, झटका दें, उठ जाएं, इंतजामिया जाग जाए। कि इनके पास इतना कुछ होने के बावजूद मुझे ये 19वां साल है, मुझे समझ नहीं लगी वो पैसे कहाँ जाते हैं, कौन खाता है, किस तरह देते हैं और किस तरह से चले जाते हैं, और लोगों की सफाई घरों के आगे से क्यों नहीं होती। इमरान मलिक, फ्यूचर क्या है आने वाले वक्त में? शहर साफ होगा, नहीं होगा, नए कॉन्ट्रैक्टर्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट होंगे, कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू होंगे, होने क्या जा रहा है, चल क्या रहा है? देखिए, मैं तो वही कहूँगा कि अभी भी थोड़ी सी शर्म आती है जब हम सड़कों को देखते हैं। चले सफाई का अमल तो अपनी जगह पे है, बिलीव करें जब आप ये जाते हैं ना लक्ष्मी चौक टूवर्ड मैकरो रोड के गंदे नाले के बाहर मेन रोड से सिदरा नीर, ये फुटपाथ है और फुटपाथ के साथ कम से कम आपको मिट्टी नजर आएगी अच्छी खासी, और वो एक्सीडेंटल के तौर पर देखा जाए तो लोगों के साथ हादसा जब पेश आते हैं तो मिट्टी नहीं होनी चाहिए सड़क पर, ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, हद जो सफाई है, अगर कोई सैनिटरी वर्कर उसको सफाई करेगा तो उसमें एक्सीडेंट होने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। इस वजह से मशीनी सफाई का आगाज किया गया था कि हादसा बहुत ज्यादा हो गए थे। अब वहीं आप देखें, हमें आगे निकलने की बजाय हम 10 साल बाद वहीं पे खड़े हैं, खलल होगा, बिल्कुल हादसा 10 साल बाद वहीं पे खड़े हैं। और जो फुटपाथ पे आपने अभी कहा कि जी 11 मॉडल शहरों पर लशपश होंगी, और लशपश कहाँ से होंगी, वहां पर तो मिट्टी पड़ी, वो मिट्टी दोबारा जम जाएगी उसके ऊपर, आपके फुटपाथ तो फिर गंदे नजर आने शुरू हो जाएंगे। तो फिर वो पैसा लगाने का क्या फायदा है? वो तो नहीं कभी भी मिट्टी उठाएंगे, वो कहेंगे ये तो LWMC का काम है, ये तो हमारा काम ही नहीं है। पैसे वो देते हैं, वो जाने, अब वो सिर्फ वो लशपश करके जाएंगे लेकिन के लिए। सफाई का काम तो LWMC को ही करना होगा। मगर देखें, अभी उनके अंदाज ही है, मैं 3 दिन से देख रहा हूँ, ऐसे लगता है पता नहीं वहाँ पे क्या हुआ है। अफसर जो हैं वो छुट्टियों पे चले गए हैं, निचला हमला। सिर्फ और सिर्फ आपके लाहौर शहर की सफाई ये समझ लें कि इस वक्त 60 से 65% हो रही है। कोई किसी को पता चलता है कल रात बैठा हुआ है, इसी का पता लगता है नॉर्दर्न एरिया की साइड पे गया हुआ है, क्यों भाई वो MD का तबादला हो गया है, तो हमने यहाँ पे हर बंदा, और बगैर छुट्टी के किससे छुट्टी ली भाई, है ही कोई नहीं, चुप करके आ गए। मैं ये कह रहा हूँ कि शहर जो है, आप उस शहर को चलाने के एवज में पैसे लेते हैं, आपकी ड्यूटी शहर में होनी चाहिए, अब शहर से गायब है। अब मकसद ये है कि जो लोग यहाँ से गए हैं, हुकूमत वक्त जो है, क्या इनको नहीं पता, क्या इनको ये पता है कि जिम्मेदारान को उड़ाएंगे तो ये सफाई हो जाएगी? किस तरह सफाई होगी? रखें, घबराना नहीं है हमने। मैं तो थोड़ा सा सुबह का टाइम, कोई शर्म होती है, कोई हया होती है, हम तो रोज बोल के थक जाते हैं। कसम से शहर कचरा कुंडी का मंजर मैं आपके किस तरह से बताऊं कि जब हम उस इलाके में जाते हैं, लोग, हमने पैंट शर्ट पहनी और कहते हैं आपने कुछ नहीं होगा, आप दिखाएंगे तो वो थोड़ी सी बंदा एम्बेरसमेंट भी होती है वहाँ पे। ठीक है, बहुत शुक्रिया इमरान मलिक, आप हमारे साथ मौजूद रहे और इंतहाई अहम मौजू पे बात कर रहे थे। यकीनी तौर पर जब इदारों के बड़े ही मौजूद नहीं रहेंगे तो फिर छोटे कैसे काम करेंगे, ये भी एक लम्हा फिक्र है। यहाँ पर वक्त एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, बात करेंगे बच्चों के बढ़ते हुए नफ्सियाती मसाइल के हवाले से। और नाज़रीन, इंसान का मूड वैसे बहुत अहमियत का हामिल है। आपकी कारकर्दगी और काम करने की सलाहियत
इस सवाल से हमेशा जुड़ी रहती है कि आपका मूड कैसा है, क्या आप खुश हैं, परेशान हैं, तंग आए हुए हैं या फिर बहुत अच्छा महसूस करें। जिस तरह आपके मूड से अंदाज़ा होता है कि आप कैसा फील करें, इसी तरह आपके बच्चे का मूड भी ये बताता है कि कब आपका बच्चा मुतमईन है या फिर कब उसके साथ कोई मसला पेश है। इससे पहले कि बच्चे बोलचाल सीखें, उनकी जिस्मानी हरकत, जज्बाती एहसासात ही उनकी बोलचाल होते हैं। जब बच्चा रोता है तो वालिदैन को अंदाज़ा हो जाता है कि कुछ मसला है और बच्चे को मदद की ज़रूरत है। शुरू में तो खैर ये सब अंदाजे होते हैं, मगर वक्त के साथ साथ वालिदैन समझ जाते हैं कि बच्चों के किस मूड का क्या मतलब है। लेकिन आजकल मसरूफियात की वजह से वालिदैन और बच्चों में फासला बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से बहुत सारे नफ्सियाती मसाइल भी बढ़ने लगे हैं। जब वालिदैन बच्चों को मुनासिब वक्त नहीं दे पाते तो बच्चे वीडियो गेम्स में उलझ जाते हैं, मोबाइल फ़ोन बहुत इस्तेमाल करते हैं, दीगर गैजेट्स के साथ दिल बहलाना शुरू कर देते हैं, जिससे बच्चों का वक्त तो अच्छा गुजर जाता है लेकिन गैजेट्स उनके नफ्सियात पर अपनी छाप छोड़ जाते हैं। बच्चों में क्या क्या नफ्सियाती मसाइल पैदा हो रहे हैं, उनकी वजूहात क्या क्या हैं, कुछ तो मैंने बता दी हैं, मज़ीद क्या हैं और उन पर काबू कैसे पाना है, उन बच्चों को कंट्रोल कैसे करना है, इसी पे बात करेंगे। जी हमारे साथ मौजूद हैं मोटिवेशनल स्पीकर हैं सहर चावला साहिबा। प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। सहर, बच्चों के मसाइल, बच्चे तो समझते हैं कि बस हमारी हर वक्त चले और उनको ये भी पता है कि वालिदैन को कैसे ब्लैकमेल करना। जी बिल्कुल, लेकिन यहाँ पर जो ड्राइविंग सीट है आपके पास वो वालिदैन ने संभालनी है। और आप ही की बात को मैं थोड़ा सा एक्सटेंड करूंगी कि बच्चों का मूड ये बताता है कि बच्चे कितने मुतमईन हैं। बच्चों का मूड ये भी बताता है कि उनका घर का माहौल किस कदर बैलेंस्ड है। बच्चों का मूड ये भी बताता है कि उनके माँ बाप अपनी ज़िंदगी से पर्सनल और बच्चों के साथ जो उनका ताल्लुक है उससे कितने मुतमईन हैं। तो बच्चों का मूड उनकी अक्कासी करने से पहले उनके घर की, उनके वालिदैन की और उनके आसपास के रिश्तों की अक्कासी कर जाता है। बच्चों के किसी भी तरह की, और खास करके ये हम उन बच्चों की बात करें जो भी प्यूबर्टी यानी लड़कपन पर नहीं पहुंचे हैं, हम बच्चों की बात कर रहे हैं। अब जो बच्चे हैं हमारे पास, उनका जो भी मिसबिहेवियर होगा, जो भी एग्रेशन होगी, गुस्सा होगा, तबीयत की तेजी होगी, ये क्राई फॉर हेल्प होती है, ये मदद के लिए ये पुकार होती है। ये एजिटेशन से ज्यादा, गुस्से से ज्यादा, चिड़चिड़ेपन से ज्यादा एक मदद के लिए पुकार है। और वो माँ बाप से बेहतर कौन समझ सकता है। लेकिन बदकिस्मती से, जैसे आपने बात की, मैं फिर आपकी बात को एक्सटेंड करूंगी, आजकल की मसरूफियात की वजह से, माँ बाप की अपनी प्रोफेशनल और सोशल एंगेजमेंट्स की वजह से वो ही अपने बच्चों के अंदर झांक नहीं पाते हैं, जो कि बहुत इस ये कहना मुबालगा आराई नहीं होगी। मटेरियल थिंग्स के लिए हम बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन जो एक किरदार साजी की हम बात करते हैं वहां पर हम पीछे हैं। बिल्कुल, वो यही बात है कि जैसे हम ये कह लें कि अगर हमने 4th फ्लोर पे जाना है तो अब क्योंकि लिफ्ट आ गई है तो हम सीढ़ियां नहीं चढ़ेंगे, ठीक है। तो अगर हमें पता है कि कोई गैजेट जो है वो मेरे बच्चे को कोई पोएम सिखा देता है तो मैं बैठ के पहले उस पोएम की तैयारी नहीं करूंगी जैसे हमारी माएँ करती और एक एक लाइन बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे। लेकिन हमें ये नहीं पता कि हमारी माँ ने जब हमें उस पोएम की एक एक लाइन पढ़ाई तो हमारी इमोशनल बॉन्डिंग अपनी माँ के साथ कितनी स्ट्रॉन्ग डेवलप हुई। और कामयाबी का क्राइटेरिया, जो लोग अगर मेरे सेशंस फॉलो करते हैं, मैं बारहा कह चुकी हूँ, मटेरियल सक्सेस नहीं है। कामयाबी और रिस्क का क्राइटेरिया पैसों से कहीं ऊपर है। अपने बच्चों में जब आप बच्चों से बात करते हैं ना सिद्धा, जब आप बच्चों से कम्युनिकेट करते हैं, जब आप उनको सिखाते हैं कि ओपन हो, बात करो, सबसे खूबसूरत सेंसेशन जो आप बच्चों में डालते हैं वो है एम्पैथी, जज्बात का महसूस करना, जज्बात का इजहार करना और सामने वाले के जज्बात से वाकिफ होना। वो पोएम सिखाते सिखाते हमारी माएँ हमें एम्पैथी सिखा गई हैं, जिससे बदकिस्मती से सारे नहीं लेकिन आजकल की मेजॉरिटी ऑफ जनरेशन महरूम है। अच्छा, हमें सहर ये बताइए कि बहुत सारे बच्चे जो हैं वो तो वालिदैन को परेशान करते हैं, उनको पता है एक बार रो लिया तो हमारी बात मानी जाएगी, जिद मानी जाएगी। लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके घर का माहौल बहुत कूल है, वो घर वाले जो हैं वो बिल्कुल कम बात करते हैं, बड़ा पुरसकून सा माहौल है, अच्छे से प्यार मोहब्बत से बोलते हैं, लेकिन बच्चे इंतहाई अग्रेसिव होते हैं। देखिए, वो भी लैक ऑफ अटेंशन का नतीजा आपके पास हो सकता है। एक तो आपके पास जीन्स में गुस्सा भी होता है, ठीक है। अब जिनके घर का माहौल ऑलरेडी पुरसकून है तो उनके तो जीन्स में आपके पास गुस्सा नहीं है। अच्छा, अगर अब उन्होंने अपने माँ बाप को भी सुकून में देखा है तो वो इमिटेट भी नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब है कि आपको ये जानने की जरूरत है कि कोई एक्सट्रिंसिक, कोई बाहर का फैक्टर तो रिस्पॉन्सिबल नहीं है जो मेरे बच्चे को इरिटेट करता है। किसी रिश्तेदार का बिहेवियर तो रिस्पॉन्सिबल नहीं है, बच्चे का कोई स्कूल का कोई मसला है वो तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। या फिर हमने अपने बच्चे से कम्युनिकेशन
कम्युनिकेशन इस हद तक कम कर दी है कि वो अपनी फ्रस्ट्रेशन जो है वो चीज़ें फेंकने में, नाखून चबाने में, अपने दांतों से होंठों को काटने में, चीखने चिल्लाने में। क्योंकि मैं आपको एक बात बताऊं, बच्चों की साइकी क्या होती है, हम प्री प्यूबर्टल लड़कपन से पहले वाले बच्चों की बात करें, वो पॉजिटिव और नेगेटिव अटेंशन में फर्क नहीं कर सकते। वो अटेंशन को अटेंशन समझते हैं। ये जो अटेंशन है उनके अंदर जिस फीलिंग को कल्टीवेट करती है, बढ़ाती है, मैं नाम लेना चाहूंगी, इसको कहते हैं रीइंफोर्समेंट। रीइंफोर्समेंट का मतलब है कि अगर मैं ये करूंगा तो उसके नतीजे में मुझे ये चीज बार बार मिलेगी। अब चाहे उनको पॉजिटिव मिले, नेगेटिव मिले, अगर माँ बाप इतना कम्युनिकेट नहीं करें, मैंने ऐसे भी बहुत सारे बच्चे देखे हैं इंट्रोवर्ट पेरेंट्स के, जो दोनों अपनी अपनी जॉब्स करते हैं, घर में बड़ा सुकून है, लेकिन बच्चे जो हैं वो हर 3-4 महीने बाद थोड़ा सा डिजास्टर कर देते हैं अटेंशन के लिए। तो ये भी लैक ऑफ कम्युनिकेशन का नतीजा है। इतना कूल भी ना हो बच्चों के साथ। अच्छा सर, मुझे ये बताइए कि अब कुछ पेरेंट्स हैं जो बच्चों को कुछ नहीं कहते, किसी के घर में चले जाते हैं, ये मैं आपको अपना एक्सपीरियंस पे बता रही हूं, किसी के घर में चले जाते हैं, वहां पे बच्चों ने उधम मचाया हुआ है, तोड़फोड़ चल रही है, भाई हमारे बच्चे लाडले हैं, हमने इनको कुछ नहीं कहना। कुछ पेरेंट्स हैं कि वो ऐसे करके देखते हैं और बच्चे की जरूरत है कि उसकी सांस की आवाज भी आ जाए। मार कुटाई बच्चों के लिए, अम्मा की फेंटी कितनी ज़रूरी है, प्यार मोहब्बत का बेतहाशा होना ज़रूरी है, या फिर इन दोनों का कॉम्बिनेशन होना ज़रूरी है? कॉम्बिनेशन और बैलेंस ज़रूरी है, लेकिन अगर इन दो रवैयों में से आप मुझे एक रवैया सेलेक्ट करने पे कहेंगी तो मैं फिर भी घूरने वाला रवैया सेलेक्ट करूंगी। अच्छा। वो इसलिए क्योंकि बच्चा चाहे, अब पता क्या होता है, मैंने बहुत सारे घरों में, सिद्रा मैं भी अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताती हूँ, कहीं जगहों पे जाके देखा है कि छोटा सा बच्चा 8-9 महीने का, उसने दादा दादी के मुंह पे चपेड़ मार दी है, ठीक है। अब वो सारे बड़ा हंसते हैं, वो कहते हैं दोबारा से तो करके दिखाना, दोबारा। अच्छा 2-3 साल के बाद हाथ चला रहा है, बेचारा समझ रहे हैं इसको अप्रिशिएट किया जा रहा है। अब 2-3 साल के अरसे बाद इस जो बिहेवियर है ये ऑफेंसिव हो जाता है, ये बुरा लगना शुरू हो जाता है। तो उसी वक्त बच्चे को बताना, आपका बच्चा इतना ना समझ नहीं है, जो बच्चा माँ का लम्स महसूस कर सकता है, बाप की प्रेजेंस महसूस कर सकता है, उसको अच्छे बुरे की तमीज बताएं और बैलेंस रखें। और जहां तक आंख का घूरना है, आपका अपने बच्चे पर इज्जत और रोब ऐसा होना चाहिए कि आंख का घूरना ही उसके लिए हतमी स्टेटमेंट होनी चाहिए, हाथ उठाने की नौबत ही ना आए। कुछ पेरेंट्स हैं बड़ा अच्छा, उन्होंने बच्चों को घर में, उनकी आजादी है, लेकिन बाहर जाके उनकी जरूरत नहीं है कि वो कुछ कर जाए। और फिर बाकी जो लोग हैं, बाकी जो पेरेंट्स हैं, उन पर रश कर रहे होते हैं कि ये आपने अपने बच्चे को कैसे सिखाया, हमें भी गुर बताए। हमें से ये बताइए कि बच्चों के लिए गैजेट्स का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। बच्चे हर वक्त उनको मोबाइल चाहिए, हर वक्त उनको कार्टून देखने हैं, और हर वक्त जो है उनको ऐसी एक्टिविटीज़ चाहिए। देखें, ये तो अब बेपनाह रिसर्चेज, बच्चे खाना नहीं खाते हैं जब तक सामने उनको आईपैड पे पोएम ना लगा दी जाए। अब तो बहुत ज़्यादा ऐसी रिसर्चेज आ गई हैं कि गैजेट्स के गैर ज़रूरी इस्तेमाल से आपका जो इंटेलेक्ट है, जो IQ है, वो कम होता है, स्लो हो जाते हैं। एग्जैक्टली। और मैं आपको इतना बता दूं, आप अपने बच्चे को एक इमेजिनरी, एक वर्चुअल वर्ल्ड, एक झूठे, एक डिल्यूजन की दुनिया में भेज रहे हैं। बच्चे का जो रियल वर्ल्ड है वो आपकी तालीम और तरबियत है। आपका बच्चा एक वर्चुअल वर्ल्ड से जो चीज़ें सीखेगा, उसकी ज़िंदगी से उम्मीदें भी वर्चुअल होंगी। बिल्कुल ऐसा ही है। बच्चे जो है वो सुपर हीरोज बनना चाह रहे हैं, बच्चे पता नहीं क्या क्या वो दीवारों पे चढ़ना चाह रहे हैं। भाई ये अल्लाह ताला ने इंसान को ये खसूसियत नहीं दी, ऐसा नहीं हो सकता। पहले के बच्चों से जब आप पूछते थे बड़े होके क्या बनना है, वो डॉक्टर इंजीनियर कहते थे, अब वो ये नहीं कहते हैं, अब वो बड़े बड़े 3D कैरेक्टर्स का नाम लेते हैं। ये बातें इग्नोर करने की नहीं है, ये बातें आगे जाके, वही मैं आपको कह रही हूँ, बच्चों को एक वर्चुअल वर्ल्ड में भेज रहे हैं। एक बच्चा जो अपने दिन के 14 घंटे अगर वो जागता है, 5-6 घंटे वो एक इमेजिनरी दुनिया में गुजार रहे, तो वो क्या एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं वहां से? वो कुछ भी नहीं सीख रहा है। आप उसको बाहर की दुनिया दिखाई नहीं रहे हैं। हमारे अल्लाह पाक ने तो कहा है कि इल्म का खजाना तो बाहर है, एक्सप्लोर करने में है। आप खुद निकलें, अपने बच्चों को एक्टिविटीज कराएं, खुद भी तालीम हासिल करें बाहर से। तालीम सिर्फ किताबों से नहीं होती, सब क्लासरूम की दीवारें नहीं होती, और बच्चों को भी सिखाएं, इल्म का खजाना मौजूद है बाहर। हाँ, असल तालीम तो आपको लोगों के रवैयों से मिलती है ना, आप जितने लोगों से मिलते हैं। अब मुझे ये बताइए कि पेरेंट्स को क्या करना होगा अपने बच्चों को कंट्रोल करने के लिए? कौन सी ऐसी ट्रिक्स हैं कि वो इस्तेमाल करें, बच्चे उनकी बात भी माने, अच्छे से बिहेव भी करें, और यानी जैसे पेरेंट्स चाहते हैं उनके बच्चे वैसे हो जाए? जी, मैं इसके लिए ये बात कहूंगी कि जो बच्चे हैं वो बात सुनते नहीं है, वो हरकत इमिटेट करते हैं, यानी आपकी नकल करते हैं, आपकी कॉपी करते हैं। एक बार आप माँ बाप बन गए, अल्लाह ताला ने आपको इतना ऊंची रुतबा दे दिया, तो याद रखिए, नो इट इज नॉट अबाउट योरसेल्फ। अब बात आपकी पर्सनैलिटी तक की नहीं है। और जब बात आप तक की नहीं है तो आप बहुत ज्यादा जिम्मेदार ठहरे अल्लाह ताला की तरफ से, अपने अंदर बहुत ज्यादा सब्र और तहम्मुल पैदा करें, और याद रखें कि एक मोमेंट ऑफ पेशेंस अपने बच्चे के साथ इंटरेक्शन में आपके बच्चे को सारी जिंदगी का पेशेंस सिखा सकता है। अगर बच्चा एग्रेसिव हो भी रहा है, आपने पहले थोड़ा सा स्टेप बैक करना है, आपने बच्चे को डिस्ट्रैक्ट करना है, और डिस्ट्रैक्ट करने के बाद आपने बच्चे को समझाना है। इससे आपका रोब भी रहता है, इज्जत भी रहती है, और बच्चे के सबकॉन्शियस माइंड में कहीं ना कहीं रजिस्टर हो जाता है कि मेरे माँ बाप ने नेगेटिव सिचुएशन पर इस तरह रिएक्ट किया था, फिर वो उसको कॉपी करता है। अच्छा, और घर में जो कुछ चल रहा होता है यकीनी तौर पर बच्चे सीख रहे होते हैं। बेशक घर में उनके कुछ और बिहेव है, स्कूल कॉलेज में वो जाते हैं, वहाँ पर उनका स्कूल की बात कर लेते हैं हम।
वहाँ पर कुछ और बिहेव है, बच्चों को बाहर जाने की इजाज़त नहीं मिलती। ये तमाम चीज़ें किस तरह से मैनेज हो सकती हैं कि वो ग्राउंड में नहीं खेलने जाते, वो बाकी बच्चों के साथ। आजकल माहौल ऐसा नहीं है, पेरेंट्स डरते हैं, इजाज़त ही नहीं मिलती कि आप गली में खेलो या फिर ग्राउंड में जाके खेलो। देखिए, एक स्ट्रिक्ट माहौल तो वाकई ऐसा है कि बीइंग अ पेरेंट आप वाकई 100 बार सोचेंगे अपने बच्चों को इस तरह बाहर भेजते, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि आपने अपने बच्चों को आखिरकार खुले मैदान में छोड़ना है। हाँ। जिंदगी की दौड़ में उन्होंने खुद ही आगे भागना है। एक अच्छी हेल्दी स्ट्रिक्ट सुपरविजन के साथ बच्चों की आउटडोर एक्टिविटीज होनी चाहिए। हम भी जब छोटे थे, हम शाम के टाइम जरूर 2-3 घंटे होते थे जिसमें हम बाहर जाके खेलते थे, सीखते थे। अपने बच्चों को एक सिक्योर एनवायरनमेंट में आउटडोर एक्टिविटीज जरूर एंजॉय कराएं। बच्चों की जिंदगी स्कूल के बाद घर और घर के बाद होमवर्क के बाद बिस्तर नहीं होना चाहिए। उससे आप टेक्निकली तो ग्रूम हो जाते हैं, लेकिन जिंदगी के बहुत ज्यादा एरियाज में आप लैग बिहाइंड कर जाते हैं, बहुत ज्यादा इल्म आप नहीं सीख पाते। हमारा निज़ाम तालीम क्या हमारे बच्चों की तरबियत कर पा रहा है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इस बात को, मैं खुद भी एजुकेशनिस्ट हूँ, लेकिन उसके बावजूद मैं इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा वोकल हूँ कि हम बच्चों को तालीम तो दे रहे हैं, तरबियत नहीं दे रहे हैं। तरबियत देने के लिए हमें अपने मैदान को, अपने ज़र्फ को और अपने रिसोर्सेज को और अपनी सोच को बहुत वसी करना पड़ेगा, और ये नामुमकिन नहीं है। बिल्कुल। और बड़ा इस पे हम बात करते हैं कि बच्चे बस पढ़ते जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं। उन्हें पता है हमें ग्रेड्स चाहिए, हमें नंबर्स चाहिए, हमें रैट रेस में लगे हुए हैं। हाँ, पेरेंट्स का भी प्रेशर है, लेकिन जो वो इंसान बनाने वाली खसूसियत है ना, वो कहीं पीछे रहती जा रही है। मैं तो ये कहती हूँ कि जब भी कोई इस तरह की डिस्कशंस होती हैं कि हमें करिकुलम रिफॉर्म्स लाने चाहिए, शुरू से चेंज करना चाहिए कि जो चीजें आपको एक्चुअली प्रैक्टिकल लाइफ में जो लोग एंटर हो गए उनको समझ आ गई कि जो चीजें हमने पढ़ी थी वो तो हमारे काम ही नहीं आ रही हैं। शुक्रिया सहर चावला प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। मुझे भी बड़ी शिद्दत से एहसास होता है कि जो कुछ मैंने मैथ्स कॉम में पढ़ा था, जब मैं प्रैक्टिकल फील्ड में आई तो मुझे बहुत कुछ सीखने की जरूरत थी जो मुझे उस वक्त नहीं सिखाया गया। इजाजत दीजिए, पीर की सुबह मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।